नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह दोस्तों, आज भी शराब के हुट से दूर हूँ, एक अच्छी और संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो कामठी कन्नन फेलोशिप को बहुत बहुत बधाइयाँ, अभिनंदन। पिछले साल से उन्होंने ये जो शुरुआत की है होली रिट्रीट के आयोजन की, बहुत ही अच्छा और सफल आयोजन वो कर रहे हैं। हम जैसे शराबियों के लिए दोस्तों एक सुरक्षा कवच ऐसे प्रोग्राम से मिलता है। भविष्य में भी ऐसे ही ये प्रोग्राम आयोजित करते रहे, ऐसी मैं अपने ईश्वर से कामना करूंगा। जो सब्जेक्ट दिया है दोस्तों, रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर, यानी खुन्नस ये पहले नंबर का अपराधी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद दोस्तों, ये चीजें मेरी जिंदगी में कैसे काम करती है, कितनी ये खतरनाक है, वो यहां आने के बाद में ही समझ में आया। ए में जैसा हम सब आते हैं तो वैसा मैं भी शराब बंद करने के लिए आया था। पूरा रॉक बॉटम अल्कोहलिक था, 24 घंटे का शराबीपन, सुबह उठते बराबर शराब लगती थी और रात को अगर जिस दिन शराब नहीं मिली तो रात भर नींद नहीं आती थी। सुबह दोपहर शाम कोई टाइमिंग नहीं बचा था। शराब ने पूरा बदनाम कर दी थी, बर्बाद करके रख दी थी, यहां तक कि मरने की कगार पे आ गया था। 2003 में ही मैं मरते मरते बचा। इसी 24 घंटे के शराबीपन की वजह से टीबी हो गई थी, पूरा हड्डियों का ढांचा बन गया था। मैं लगभग 11 महीने में बेड पे रहा, मगर ये बीमारी कितनी खतरनाक है शराबीपन की, उस समय नहीं मालूम था। तो 11 महीने के बाद में फिर दारू पिया, फिर वापस जैसे के वैसे हाल। और जब मैं ए में आया था तब तो ऐसी परिस्थितियां थी कि चक्कर आके गिरना, हाथ पांव टेढ़े हो जाना। मरते मरते बचने के बाद में भी जो मैं फिर दारू पिया तो उसकी वजह से लोग मेरे से खुन्नस करने लगे, नफरत करने लग गए थे और मेरा बायकॉट कर दिए। आखिरी के दिनों में मैं और मेरी शराब, घर के लोगों ने भी मरा छोड़ दिए थे कि अब बहुत हो गया, ये कुछ सुधरता नहीं, अब कल मरे सो आज। ऐसी परिस्थितियों में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया कि जब मैं सिर्फ दारू बंद करने के लिए आया था। यहां आने के पहले वो प्रयत्न चालू थे मेरे कि मेरी शराब बंद हो जाए, लेकिन मैं अपनी बदौलत नहीं कर पा रहा था। कुछ दिन बंद रहती थी, उसके बाद में फिर चालू हो जाती थी। तो मैंने कोशिशें जरूर किया है आने के पहले, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ना दारू बंद हो रही, ना कंट्रोल में पी पा रहा हूं, और ऐसे में होपलेस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर की निराशाजनक अवस्था जो ए की बिग बुक में लिखा है एक अल्कोहलिक की हो जाती है, वैसी परिस्थिति में था। तब ए का मैसेज मिला और मैं भी चाहता था कि मेरी शराब बंद हो जाए। तो जब आप इच्छा लेके ए में आते हो तो आपको जरूर फायदा होता है। आपके मन में सिर्फ इच्छा चाहिए कि मैं दारू बंद करना चाहता हूं, तो सफलता जरूर मिलती है। लेकिन क्या शराब बंद कर देने से ही हमारा काम हो जाएगा? तो मैं जैसे जैसे ए की मीटिंग में आते रहा, वैसे वैसे पता चला कि मेरी असली समस्या सिर्फ शराब नहीं है। ड्रिंकिंग इज नॉट ओनली माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम इज माई थिंकिंग। सिर्फ शराबियत मेरी बीमारी नहीं है, मेरी जो थिंकिंग है, सिर्फ शराब मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जो सोच है, मेरी जो थिंकिंग है, वो मेरी असली समस्या है। अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपाश नहीं। यहां आने के बाद में शराब से तो दूरी मिल गई, लेकिन जब तक मैं अपने
इज्म पे काम नहीं करूंगा, अपनी सोच पे, अपने व्यक्तिमत्व पे काम नहीं करूंगा, उसको नहीं बदलूंगा, प्रोफाउंड चेंज इन पर्सनैलिटी बोला है। हमारे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन, तब तक मैं सेफ रहने वाला नहीं हूं। मैं कभी भी दोबारा शराब की तरफ में जा सकता हूं, और जो अच्छी खासी जिंदगी जीने का मौका एए में मिला है वो कभी भी फिर हाथ से छूट सकता है। और यही चीजें एए में आने के बाद में मैंने और लोगों की जिंदगियों में देखा। भगवान की कृपा से एए में आने के बाद मुझे दारू पीने का कोई अनुभव नहीं है। वो परिस्थिति मेरी जिंदगी में नहीं आई, क्योंकि मैं दूसरों के अनुभव से सीख लिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं फिर दोबारा उस दलदल में जाऊं। बहुत ही भयानक दिन थे वो, जिसको आज भी याद करके काटे आते हैं। तो मैं तो नहीं चाहता था कि मैं फिर दोबारा दारू पीऊं, फिर उसी दलदल में जाऊं। और उसी के लिए मेरे पास में एक ही रास्ता था कि ये 12 कदमों का प्रोग्राम कहीं तो भी समझना और इस पे काम करना। हम में से हर कोई मीटिंग में आता है तो रोज सुनता है कि शराब बंद कर देने से सिर्फ काम नहीं होने वाला, शराब बंद करने के बाद में ये प्रोग्राम शुरू होता है, खत्म नहीं होता। नहीं तो 12 कदमों का प्रोग्राम बनाया ही नहीं गया होता। अब शराब बंद करने के बाद में मुझे उन चीजों और कारणों पे काम करना है कि जो मुझे फिर दोबारा दारू की तरफ में ले जा सकती है। ठीक है, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, लेकिन मैंने अपनी मानसिकता नहीं बदली तो दारू से दूर रह के भी मैं हैप्पी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। मेरी जिंदगी में जॉय ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, जीने का आनंद नहीं मिलेगा। मैं दारू से दूर हूं, लेकिन वही अस्थिर हूं, चिड़चिड़ा हूं, बेचैन हूं, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंटेंट, जो एक शराबी की पहचान है। तो यदि मैं सही मायने में दारू से दूर रह के अगर एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ, खुश, आनंदित, मुक्त जीवन जीना चाहता हूं, तो मुझे अपने स्वभाव दोष जानने पड़ेंगे, अपने आत्मजीवन की छानबीन करनी पड़ेगी। और ये अकेले का काम नहीं है, उसके लिए एक अनुभवी इंसान लगता है, जिसको हम ए में स्पॉन्सर बोलते हैं, मार्गदर्शक। मार्गदर्शक कोई संत नहीं होता, वो भी हमारे जैसा अल्कोहलिक है, वो भी हमारे जैसा इंसान है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि वो इस प्रोग्राम को समझता है, 12 कदमों को, इस पर चलने की कोशिश कर रहा है, उसकी जिंदगी में थोड़े बहुत परिवर्तन हम देख रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग है उसमें। तो ऐसे व्यक्ति को हम अपना मार्गदर्शक चुनते हैं और उसकी मदद, उसका अनुभव लेकर हम अपनी हाउस क्लीनिंग करते हैं, घर की सफाई, चौथे कदम से लेके तो 7वें कदम तक। तो जब मैं चौथे कदम में अपनी मोरल इन्वेंट्री लेता हूं, बिग बुक चैप्टर 5 में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें है कैसे कैसे अलग अलग चरित्र के दोषों से मैं भरा हुआ हूं, जो मुझे दारू की तरफ में लेके जा सकते हैं। और अगर मैं दारू नहीं भी पिया तो मेरी जिंदगी को कहीं तो भी अस्थिर करके रख सकते हैं। उसी में से एक है दोस्तों ये रिजेंटमेंट, मेरे अंदर का गुस्सा, चिढ़, खुन्नस। चौथे कदम में प्रमुखता से 4 इन्वेंट्रियां हमको बताई गई है लेने की। एक है खुन्नस की, पहले नंबर पे वही है खुन्नस, कितना मैं गुस्से और चिढ़, खुन्नस से भरा हुआ हूं, उसकी छानबीन करनी है। दूसरा है डर, किस किस प्रकार के डर से मैं भरा हुआ हूं। तीसरी है सेक्स इन्वेंट्री, अगर मैं कहीं तो भी सेक्स के मामले में भी अगर विकृत हो चुका हूं, बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में सोच रहा हूं, उसकी एक इन्वेंट्री, क्योंकि ये चीजें भी मेरी सोबराइटी के लिए घातक है। और चौथी है इन तीनों के अलावा अगर मैंने कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया, उसकी चौथी इन्वेंट्री। तो ये जो पहली इन्वेंट्री है चौथे कदम में लिखी हुई, टेबल ही बनाए हुए हैं, और अभी ये मेंबरों ने तो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है
जब मैं अपने स्पॉन्सर से मिला और मैंने बोला कि मुझे ये सब करना है, तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आजकल नेट पे भी वे सब चार्ट मिलते हैं। उन्होंने बताया उनके जमाने में हम एपिसोड वाइज अपनी इन्वेंट्री लेते थे। एपिसोड वाइज यानी जैसी जैसी घटनाएं याद आई वैसे वैसे लिखना। मगर अभी जो ए के मेंबरों ने डेवलप किया है चार्ट सिस्टम, आप व्हाट्सएप पे देखे होंगे, खुन्नस का चार्ट, डर का चार्ट, सेक्स का चार्ट, और चार्ट सिस्टम से अपनी इन्वेंट्री लेना। और डिटेल में इन्वेंट्री होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। तो मैंने वो चार्ट, कहीं तो भी एक ए मेंबर थे अविनाश भाई, काफी इंटरनेट का उपयोग करते थे, उन्होंने वो मुझे चार्ट उपलब्ध कराए और मैंने वो अपनी खुन्नस की इन्वेंट्री लेना लिखना शुरू किया। किस किस के प्रति मेरे अंदर में गुस्सा भरा है, चिढ़ भरी है, खुन्नस भरी है, लिखो क्या कारण है, क्यों उस व्यक्ति के खिलाफ में तुम चिढ़े हुए हो। और इन्वेंट्री में सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, विचारधारा, संस्थाएं, अलग अलग प्रकार के लोग, धर्म, जाति, देश, भाषा, राज्य, जिस जिस चीज के प्रति आपके अंदर में खुन्नस भरी है, गुस्सा भरा है, सबके लिस्ट बनाओ, बाजू में कारण लिखो, क्या कारण है। और जब वो लिखते हैं तो पता चलता है कि इसने मेरे जिंदगी के कौन से अंग पे परिणाम किया है। मेरा आध्यात्मिक नुकसान हुआ है, मेरा आर्थिक नुकसान हुआ है, मेरा मानसिक नुकसान हुआ है, भौतिक नुकसान हुआ है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, मैं कहाँ गलत था। एक ये प्रोग्राम का बेस है, वो बुनियाद है। मेरे जैसे बेवड़े को आदत है पूरे जमाने की इन्वेंट्री लेने की, वही काम मैं पहले से ही करते आया। मेरी जिंदगी में जो भी कम ज्यादा हुआ, जो भी समस्याएं आई, प्रॉब्लम आए, उसके बिल मैंने दूसरों को नाम पे फाड़ा। बाप की वजह से हुआ, माँ की वजह से हुआ, बीवी की वजह से हुआ, पड़ोसी की वजह से हुआ, गर्लफ्रेंड की वजह से हुआ, मालक की वजह से हुआ। लेकिन मुझे आदत ही नहीं थी कि मैं कहाँ गलत था, मेरी गलती कहाँ थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम ही सिखाता है कि हमको दूसरों की इन्वेंट्री नहीं लेना है, हमको अपनी इन्वेंट्री लेना है, अपनी छानबीन करना है। क्योंकि मैं अपनी रिकवरी के लिए आया हूं। मैं एक आध्यात्मिक बीमारी से ग्रसित इंसान हूं। अल्कोहलिज्म नाम की जो बीमारी है, मेडिकल साइंस ने तो बताया साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मन और शरीर को लगी हुई बीमारी। मन दारू के लिए बिल्कुल पागल हो गया है और शरीर ऐसा बन गया है कि थोड़ो सी पीकर रह नहीं सकता। जरा सी शराब पेट में गई कि शराब दारू मांगना चालू कर देता है शरीर। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जड़ ढूंढा, जड़, कि ये जो बीमारी है अल्कोहलिज्म, ये एक स्पिरिचुअल मैलेडी है, आध्यात्मिक बीमारी, आत्म्याचा आजार। और ये जो खुन्नस से भरा हुआ जो मैं हूं, जो गुस्से और चिढ़ से मैं भरा हुआ हूं, ये मेरी आत्मा का ही आजार है, बीमारी है, ये मेरी आध्यात्मिक बीमारी है। और इसके पीछे मेरा अहंकार होता है दोस्तों, किंग बेबी सिंड्रोम, ईगो। मुझे मां के गर्भ से ही वो संस्कार मिले हैं कि सब कुछ मेरे मन के हिसाब से होने चाहिए। मैं बादशाह हूं, राजा। एक ओमनीपोटेंस की भावना मेरे अंदर रहती है। मां के पेट में भी सब कुछ आयता ही मिलता था। जहां भी मुझे कोई चीज की कमी हुई तो मैं पेट के अंदर ही लात मारना चालू हो जाता था, रोना चालू हो जाता था। सब कुछ मुझे मेरे मन के हिसाब से चाहिए। तो जब हम मां के पेट के बाहर निकलते हैं तो वही आदत रहती है हमारे अंदर में, मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया जाए, मैं जैसा चाहता हूं मेरे मन के मुताबिक हो जाए। और जब हमारे मन के विरुद्ध में होता है, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता, तो हमारे अंदर नाराजगी आती है, गुस्सा आता है। और कोई व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति
बहुत ज्यादा हमारे खिलाफ चल रही है तो उसके प्रति खुन्नस पैदा हो जाती है। हमारे मन के हिसाब से सब चले तो हम सब ठीक रहते, बिल्कुल बढ़िया, राजा खुश। लेकिन जैसे ही हमारे मन के विपरीत होना शुरू हो जाता है तो हम अंदर से चिढ़ने लग जाते हैं, हम गुस्सा होने लग जाते हैं। मगर किसी के भी प्रति अगर मेरे मन में गुस्सा है, चिढ़ है, खुन्नस है, नाराजगी है, तो मैं उस आगे वाले का नुकसान करता ही नहीं हूं, मैं अपना ही नुकसान करता हूं। मेरे कई हसीन और कीमती जो पल है जिंदगी के, इस खुन्नस में मैं व्यर्थ गवा देता हूं, बदला लेने की भावना से भर के। उसने मेरा ऐसा किया, मैं उसका ऐसा कर दूंगा, मैं उसका वैसा कर दूंगा, उसको तबाह कर दूंगा, उसको बर्बाद कर दूंगा, उसकी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मैक्सिमम मामलों में एक शराबी दूसरे का कुछ बिगाड़ता ही नहीं, और अपना वो खुन्नस मिटाने के लिए, अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के लिए वो दारू की तरफ ही जाता है, या तो फिर किसी का नुकसान करता है। ज्यादातर जो अपराध हुए हैं, होते हैं, बड़े से लेके छोटे, वो गुस्से में और खुन्नस में ही होते हैं। जब हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का शारीरिक नुकसान कर सकते हैं, किसी का आर्थिक नुकसान कर सकते हैं, किसी का भावनिक, किसी का आध्यात्मिक नुकसान कर सकते हैं। पीने के दिनों की घटना आज भी याद है मुझे, अभी तक भरपाई नहीं किया मैंने। 19 साल हो रहे हैं अभी, लेकिन वो भरपाई अभी तक नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हो रही। बिल्कुल पिक दौर था मेरा दारू का, और बगल की जो बिल्डिंग है मेरे घर के पास, वहां का जो एक आदमी था, उसको भी पीने का शौक था। और अचानक दोस्तों बीच में उसको एक आदत लग गई थी कि सुबह 5 बजे वो गाने बजाना चालू कर देता था। अब एक बेवड़े को पहले नींद आती नहीं, वही पलटिया का ही समय रहता है 5 बजे का सोने का, और वही समय में वो अपना स्पीकर ऑन कर देता था और मेरी नींद में खलल आ जाता था। 1 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, मैं उसको बोल भी नहीं पा रहा हूं, अब करना कैसा। तो एक दिन पैटिया सुबह सुबह के समय फिर उसका स्पीकर बजा, और मुझे इतना गुस्सा आया दोस्तों कि मैं घर के बाहर निकला, अंधेरे में एक पत्थर लिया और मैंने उसके घर की तरफ में फेंक दिया, और उसकी खिड़की का एक बहुत ही मजबूत और बड़ा कीमती कांच था, वो पूरा भर के गिर गया। और चुपके से आके मैं अपने घर में घुस के चैन की नींद सो रहा हूं। बाहर में पूरा शोर हो रहा है, किसने फोड़ा, किसने फोड़ा, किसने फोड़ा। मुझे मालूम है कि मेरी अनामिकता यहाँ काम कायम रहती है, करके मैं यहाँ खुल के शेयर कर सकता हूँ कि कोई वहां जाके बताने वाला नहीं। लेकिन उस घर के लोगों को आज भी नहीं पता कि वो कांच फोड़ने वाला मैं हूं करके। खुन्नस, गुस्सा किसी का नुकसान कर सकता है। ये तो मैंने सिर्फ कांच फोड़ा, लोग तो खून कर डालते, लोग न जाने और क्या क्या नुकसान कर डालते खुन्नस में। इसीलिए बोला है कि नंबर 1 अपराधी। अगर मैं खुन्नस और चिढ़ से भरा हुआ हूं तो मेरे हाथ से किसी भी प्रकार का अपराध हो सकता है। मैं ऐसी कुछ बातें बोल सकता हूं कि जिससे किसी का मन दुख जाए, किसी की आत्मा दुखी हो। यह तो काम मैंने न जाने कितने किया। कई पीड़ित लोग हैं, अल्कोहलिज्म में भी और सोबरिटी में भी। हम अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी चिढ़ कभी अपने शब्दों से निकालते, कभी अपने गेस्टर से निकालते, कभी और चीजों से निकालते। जरूरी नहीं है कि किसी का आर्थिक नुकसान ही हो, हम कभी कभी भावनात्मक नुकसान भी करते। ऐसी कोई बात बोल देते चिढ़ से किसी को कि उसके कलेजों को चीर देती है। वो घाव करेंगे तो भर जाएगा, लेकिन अगर किसी के दिल को चोट पहुंचाए तो उसको भरने में, वो भरते कि नहीं भरते वो भी पक्का नहीं रहता है। तो ये जो रिजेंटमेंट है, ये जो खुन्नस है जिससे हम भरे हुए हैं, वो अल्कोहलिक के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि वो मेरी आत्मशांति छीन लेती है।
मैं अस्थिर, चिड़चिड़ा और बेचैन रहता हूं, बदले की भावना से ग्रसित रहता हूं, और मैं कहीं तो भी अपने आप का नुकसान करता हूं, अपनी खुद की जिंदगी का नुकसान करता हूं। जो भी आप पढ़ने वाले हो, बिग बुक पढ़िए, चैप्टर 5 पढ़िए, रिजेंटमेंट का जहां लिखा है वो सारी चीजें पढ़िए। बीमारी भी वही बताई गई है, सॉल्यूशन भी वही बताया गया है। हम तो अपने अनुभव शेयर करते हैं, असल चीज वहां है। आपको खुद के अनुभव आ जाएंगे, मैं तो अपने अनुभव बांट रहा हूं। आप खुद अगर उसको पढ़ोगे तो आपको, और खुद अगर 4 स्टेप इन्वेंटरी लोगे रिजेंटमेंट की, तो जैसे आज मैं अपने अनुभव बता रहा हूं, वैसे ही वही अनुभव आपके पास आ जाएंगे। पता चलेगा कि हमने कई साल इस खुन्नस में, चिड़ में, गुस्से में बर्बाद कर दी। ना हम अपनी तरक्की कर पाए, ना हम दूसरों का बुरा कर पाए। और एक अल्कोहलिक दूसरे का कम ही नुकसान करता है, अपने आप का ही ज्यादा नुकसान करता है। खुन्नस में शराब पी पी के आखिर वो मर जाता है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। हमारे अंदर का ये गुस्सा, चिड़, खुन्नस हमको चैन से रहने ही नहीं देती, सोने ही नहीं देती, जीवन जीने का आनंद ही नहीं लेने देती। तो जब मैंने रिजेंटमेंट की इन्वेंटरी लिखी, 200-250 लोगों के नाम थे उसमें, 200-250 लोग। अब जो आदमी 200-250 लोगों से खुन्नस से भरा है, चिड़ा हुआ है, चिड़ के बैठा है, उसकी जिंदगी में कहाँ का खुशी और कहाँ का मजा आएगा। घर से बाहर निकलते बराबर घर में सब वो जिससे खुन्नस है उसके ही चेहरे। घर में बाप से खुन्नस है, माँ से खुन्नस है, बीवी है तो बीवी से, बच्चे से खुन्नस है, बाहर निकलेगा पड़ोसी से खुन्नस है, साला ये मेरे को बदनाम करता था, मैं बेवड़ा होकर के दोनों लोगों को बताता था, पड़ोसी से खुन्नस, चौक में गए दोस्तों से खुन्नस, ये मुझे इन्होंने साथ नहीं दिया, इन्होंने मुझे गालियां दी थी पीने के दिनों में, सब याद कर करके। काम धंधे पे मालक से खुन्नस, गर्लफ्रेंड होंगी या कोई होगा तो उससे खुन्नस, जमाने भरे की खुन्नस, जिससे मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध नहीं, जिनसे कभी मैं मिला नहीं, उनसे भी खुन्नस। नरेंद्र मोदी से खुन्नस, उससे मेरा कोई लेन नहीं और देन नहीं। अमिताभ बच्चन से खुन्नस, साला एक्टर अच्छा है लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बहुत बेकार है बॉस, वो अपने को पसंद ही नहीं आता। अरे तेरे को करना क्या है, वो तो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहा है, तेरे कौन से लाइफ में आड़े आ रहा है वो। पाकिस्तान से खुन्नस, अब मेरा कोई लेन देन है क्या पाकिस्तान से, और मैं क्या कर रहा हूँ 19 साल की। हाँ, उस धर्म से खुन्नस, उस जात से खुन्नस, उस भाषा से खुन्नस, उस देश से खुन्नस, उस राज्य से खुन्नस। मैंने अपनी इन्वेंटरी लेट की, समय लगा, लेकिन मैंने डिटेल में किया। रिजेंटमेंट की इन्वेंटरी सिर्फ इतनी नहीं है कि आप जो इंसान है उनके ही नाम लिखे। आप किसी विचारधारा से चिढ़ते हो वो भी लिख सकते हैं, देश, राज्य, जाति। कई लोगों को धर्म गुरुओं से खुन्नस रहती है, कोई पुजारी देखे तो उससे खुन्नस, कोई मुल्ला दिखे तो उससे खुन्नस, कोई पादरी दिखे तो उससे खुन्नस। लिखो, वो भी लिखो। जिससे किसी भी प्रकार का गुस्सा, चिढ़, खुन्नस है, सब लिखो और फिर अपने आप की इन्वेंटरी लो, तुम कहाँ गलत हो। सारी जो खुन्नस है गल जाती है दोस्तों। पहले नंबर पे मैंने नाम लिखा था मेरे पिताजी का, वो भी अल्कोहलिक थे, और लगता था कि इनके अल्कोहलिज्म की वजह से मुझे सब झेलना पड़ा, सहना पड़ा, मैं तरक्की नहीं कर पाया, मेरे बराबरी के दोस्त जल्दी सेटल हो गए, शादियां हो गई, मैं पीछे ही रह गया, इनकी वजह से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई, नाना प्रकार के। लेकिन जब इस ए के प्रोग्राम की बदौलत मैंने अपनी इन्वेंटरी ली, तो मैंने महसूस किया कि यार जैसे मेरे पिताजी बीमार हैं वैसे मैं भी बीमार हूं। आज मैं जब अपनी गलतियों की लोगों को माफी चाहता हूं लोगों से, तो फिर मैं अपने पिताजी को माफ क्यों नहीं कर रहा। वो भी एक बीमार व्यक्ति है। तो रिजेंटमेंट की इन्वेंटरी लेने के बाद सही मायने में, चाहे वो मेरे पिताजी हो, माँ हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो,
जिन जिन लोगों ने मुझे लगता था कि इन्होंने मेरे खिलाफ में बात की, मेरा नुकसान किया, उनके प्रति मेरे मन की खुन्नस कहीं तो भी कम हो गई या निकल गई। और बाद में मैं उनका उपयोगी हो सका, उनकी मदद कर सका। मेरे पिताजी आखिरी में बीमार रहते थे, शराब उनकी बंद हो चुकी थी, लेकिन शारीरिक अवस्था ठीक नहीं थी, बीमार रहते थे, तो मैं उनकी सेवा कर पाया। अगर मैं खुन्नस से भरा रहता तो क्या मैं उनकी सही मायने में सेवा कर पाता था? क्या नहीं कर पाता था। लेकिन इस प्रोग्राम ने मेरे में वो बदलाव लाया कि ठीक है यार, किया होगा उस व्यक्ति ने कुछ गलत तेरा, मगर रिजेंटमेंट पाल के तेरे को भी क्या मिलने वाला है, माफ कर दे। एक प्रोग्राम यही कहता है कि अगर लगता है कि आगे वाले ने कुछ गलत किया है, खुन्नस पाल के मत रखो, जान लो, माफ कर दो, लेट गो लेट गॉट करो। वो भी आपके जैसे आध्यात्मिक रूप से बीमार है। कितना बड़ा वाक्य है। यह पढ़ने में छोटा लगता है, लेकिन उसको समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में जिंदगी में बहुत कलेजा लगता है। माफी मांगना आसान है, लेकिन माफ करना बहुत कठिन है। लेकिन बिग बुक चैप्टर 5 में ये जो वाक्य लिखा है कि जो लोग आपका गलत करते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे चीड़ रख के, खुन्नस रख के मतलब नहीं है। आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप बदले की भावना से ही ग्रसित रहोगे। बेहतर है कि उनको भी बीमार समझ के माफ कर दो। क्योंकि मैं आज अपनी आत्म शांति चाहता हूं। मुझे सोबराइटी मिल गई है, शराब की दूरी मिल गई है, लेकिन अब मुझे आत्म शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, सेरेनिटी। क्योंकि यदि मैं मन से अगर शांत नहीं हूं, मन से अगर अस्थिर हूं, चिड़चिड़ा हूं, तो मेरे शराब पीने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मेरे हाथों से कुछ न कुछ गलत होने की संभावनाएं बढ़ रही है। और इसीलिए ये जो आज का जो स्लोगन मुझे दिया है, रिजेंटमेंट नंबर 1 ऑफेंडर, खुन्नस पहले नंबर का अपराधी, हमको अपने गुस्से पे काम करना पड़ेगा, हमेशा उस पर नजर रखनी पड़ेगी। यदि हम सजग है, अपनी इन्वेंट्री लेते हैं डेली, और हम इस बात को समझते हैं कि ये हमारे लिए कितनी खतरनाक चीज है, तो बेशक हम इस पर काम करते हैं। जब भी मुझे लगा कि किसी की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, खुन्नस आ रही है, किसी व्यक्ति की वजह से, परिस्थिति की वजह से, चीजों की वजह से, तो एक प्रोग्राम कहता है प्रार्थना करो। अपने बलबूते पर नहीं होने वाला, मदद मांगो ईश्वर से, या जो भी मेरी समझ की उच्च शक्ति है कि भगवान, ईश्वर, उच्च शक्ति, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, खुन्नस आ रही है, उससे मुझे बचा। अपनी इन्वेंट्री लेना कि मैं कहीं गलत हूं क्या, आगे वाला मेरे खिलाफ में अगर कुछ कर रहा है, उसमें मेरा कितना दोष है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोगों को उकसाते हैं, तब जाके लोग हमारे खिलाफ में काम करते हैं। जब चौथे कदम की इन्वेंट्री लेते हैं हम कि मैं कहाँ गलत था, तब पता चलता है अगर तू बेवड़ा ही नहीं बनता, यहाँ वहां गिरता ही नहीं, तो लोग तेरे बारे में चर्चा नहीं करते। और तू लोगों पे ब्लेम कर रहा है, उसने मेरे सबको बताया कि ये बेवड़ा है। अगर तू बेवड़ा ही नहीं रहता तो वो लोग बताते ही ना। तू शराब पीकर अगर लोगों को परेशान नहीं करता, गिरता पड़ता नहीं, तो तेरे बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। ऐसे ही हम कई बार लोगों को हम उकसाते हैं, तब जाके लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। तो जब हम अपनी इन्वेंट्री लेते हैं, तब पता चलता है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे खिलाफ में अगर कुछ कर भी रहा है, तो उसके पीछे भी हमारा भी दोष हो सकता है। तो ऐसे में मेरे लिए एक अच्छी बात यह है कि मैं ऐसे लोगों को माफ करूं। मैं खुद अगर लोगों को नहीं दुखाऊंगा, तो वो लोग मेरे विरोध में नहीं आएंगे, वो लोग मेरे विरोध में काम नहीं करेंगे। और अगर कोई कर भी रहा है, तो उसके जैसा ही बनकर मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कहीं तो भी ये जो आध्यात्मिक बीमारी है, मेरी आत्मा को लगी हुई जो बीमारी है, ये मेरे जैसे शराबी की रिकवरी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। अपने गुस्से पे निरंतर नजर रख के उस पर मुझे काम करना पड़ता है कि कैसे मैं आज अपने गुस्से पे संयम रखूं। मेरे मन के खिलाफ कोई चीजें होती है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति मेरे मन के विपरीत जाती है, तो कैसे मैं उसको लेट गो लेट गॉट करूं।
हमारी प्रार्थना कहती है सेरेनिटी प्रेयर कि भगवान हमें प्रदान कर चित्त शांति, उन चीजों को अपनाने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। और ये चीजें मेरी जिंदगी के फैक्ट है कि कुछ चीजें मेरे वश में है और कुछ चीजें मेरे वश में नहीं है। मैं व्यक्ति, परिस्थिति, चीजों के सामने में आज भी हतबल हूं। ये मेरे मन के हिसाब से हमेशा चलने वाली नहीं है। और इसीलिए मेरे पास में एक ही रास्ता है कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, चीजें मेरे मन के खिलाफ काम करती है, होती है, तो मैं उसको ईश्वर की इच्छा समझ के कबूल करूं कि ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, मैं बदल नहीं सकता। कोई व्यक्ति मेरे मन के खिलाफ लगातार काम कर रहा है, मैं उसको बदल नहीं सकता। परिस्थितियों को मैं बदल नहीं पा रहा हूं, ईश्वर तेरी जैसी इच्छा, लेट गो लेट गॉड कर देना। सही समय पे ही अगर हमने अपने गुस्से को अगर काबू रखा, उसको खुन्नस में अगर हमने बदलने नहीं दिया, तो हमारे हाथों से कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध होने से बच सकता है। हमारी सोब्राइटी कहीं तो भी स्थिर रह सकती है। तो आज मैं भी कहीं तो भी, ये जो मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, जो ये में आने के बाद में मुझे समझ में आई, आज भी मैं उस पर नजर रखता हूं। आज भी कई बार लोगों से तू मैं ऊंच नीच हो जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, कभी गुस्सा भी आता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता। हम रास्ते पे चल रहे, कभी जल्दी में रहे। अब मैं तो ऐसी जगह हूं कि दोनों रेलवे फाटक के बीच में मेरा एरिया है और अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। जिस वक्त जल्दी रहती है, फाटक गिरा रहता है। कभी हम रास्ते पे चलते चलते देखते हैं कोई गाड़ी वाला बीच में आ जाता है, कोई कुछ, तो कई बार गुस्सा आता है। पहले फट से मुंह से गाली निकलती थी। जब भी मन के खिलाफ कोई चीज होती थी तो अंदर से आदमी चिड़चिड़ा हो जाता था। लेकिन अब इस प्रोग्राम की बदौलत अगर दिमाग खराब हो भी गया है तो तुरंत ही आदमी जगह पे आ जाता है। जान लिया, भगवान की इच्छा। और ये चीजें दोस्तों, जब इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मेरा मन स्थिर रहता है। और मेरा मन अगर स्थिर है तो मेरी सोब्राइटी को भी कोई खतरा नहीं है और मेरी आत्मशांति को भी कोई खतरा नहीं होता। थैंक यू। धन्यवाद शेषराज भाऊ। नंबर 1 है ना, खुन्नस